भारत के नेता विपक्ष और परपेचुअल प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग कई दशकों से अभी हाल ही में अमेरिका गए। अमेरिका में ब्राउन यूनिवर्सिटी, गौर कीजिएगा, बड़ी महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पर जाकर उन्होंने फिर से कुछ वही चर्चाएं करी जो अक्सर विदेशी दौरों पे वो करते हैं कि भारत का इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, भारत में हमें जाति जनगणना करनी है, कास्ट सेंसस होना चाहिए और ये सब, जिसको भारत में आज की डेट में जाहिर सी बात है कि कोई खरीदता नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में जाना और ये स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में इस प्रकार की चर्चा करना, आपको यहाँ पर एक पैटर्न समझने की आवश्यकता है। ये जो ब्राउन यूनिवर्सिटी है जहाँ पर ये स्पीच दी गई, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट वॉटसन इंस्टीट्यूट है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। वो वॉटसन इंस्टीट्यूट सबसे पहले तो डाइवर्सिटी के नाम पर बहुत प्रोजेक्ट्स करता है। और अगर आप आज की डेट में ये डाइवर्सिटी शब्द को देखें तो ये एक ऐसा शब्द वामपंथिक सोच के लेफ्टिस्ट लोगों ने, लेफ्ट लिबरल जो ग्रुप है उसने इन्वेंट किया हुआ है, जिसके तहत वो वोक कल्चर को पहली बात तो प्रमोट करता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज इसी ब्राउन यूनिवर्सिटी के अंदर एक कार्नी इंस्टीट्यूट फॉर ब्रेन साइंस है और ये कार्नी इंस्टीट्यूट फॉर ब्रेन साइंस एक पॉलिटिकल थ्योरी प्रोजेक्ट चला रहा है। ये जो पॉलिटिकल थ्योरी प्रोजेक्ट है, इसने एक हाल ही में पिछले कुछ सालों में एक स्टडी की है। ये स्टडी का नाम है न्यूरो साइंटिफिक स्टडीज़ ऑन पॉलिटिकल पोलराइजेशन। और ये जो स्टडी करने वाला व्यक्ति है जिसके लीडरशिप में ये स्टडी हो रही है, उसका नाम है ओरियल फील्डमैन। ये बंदा स्टडी क्या कर रहा है इस न्यूरो साइंटिफिक स्टडी ऑन पॉलिटिकल पोलराइजेशन के ऊपर। इस ब्राउन यूनिवर्सिटी का ये पेट प्रोजेक्ट है। इस पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी में जो स्टडी हो रही है वो ये है कि किस प्रकार से रेस और एथनिसिटी को सत्ता यानी कि पावर से पहली बात तो जोड़ा जाए। शब्द ध्यान दीजिएगा, रेस थ्योरी, और शब्द ध्यान दीजिएगा एथनिसिटी। रेस और एथनिसिटी को जोड़कर सत्ता में कैसे लोगों को लाया जाए। ये जो कार्नी इंस्टीट्यूट फॉर ब्रेन साइंस जहाँ पर ये पॉलिटिकल थ्योरी प्रोजेक्ट चल रहा है, ये प्रोजेक्ट के तहत लोगों के कॉग्निटिव ट्रेड्स को समझना ये एक उसका विकल्प बन रहा है। और न्यूरल प्रोसेसिंग के तहत किस तरीके से सोसाइटी में आइडियोलॉजिकल डिवीजन क्रिएट किए जाएं, वो इस न्यूरो साइंटिफिक स्टडी ऑन पॉलिटिकल पोलराइजेशन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और इस सोच, इस प्रोजेक्ट के बेसिस पे, इस थॉट के बेसिस पे एक विश्व की कंपनी थी जो अब बंद हो गई, लेकिन वो एक टाइम पे बड़ी न्यूज़ में थी। उस कंपनी ने इस पूरे थॉट प्रोसेस को अपनाया था। ध्यान दीजिए, वो कंपनी का नाम था कैम्ब्रिज एनालिटिका। नाम आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना होगा तो इस मोमेंट पे वीडियो को पॉज करके कैम्ब्रिज एनालिटिका इन इंडिया टाइप करके गूगल पे ज़रूर देखिएगा। कैम्ब्रिज एनालिटिका एक ऐसी कंपनी थी जो कि एक यूनाइटेड किंगडम बेस्ड पॉलिटिकल कंसल्टेंसी ग्रुप है। इसके ऊपर एक एक्विजिशन लगा था जिसके तहत ये कंपनी बंद की गई, और वो एक्विजिशन था कि इसने फेसबुक पे 87 मिलियन लोगों के प्रोफाइल्स को खोदकर उनमें से डेटा निकालकर, डेटा माइनिंग कर पॉलिटिकल एडवर्टाइजमेंट्स को डिज़ाइन करवाया था। फेक न्यूज़ के कैंपेन्स के तहत लोगों के इमोशनल मैनिपुलेशन को किया था। इस पॉइंट को ध्यान दीजिए कि कैम्ब्रिज एनालिटिका का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था किस प्रकार से सोसाइटी में इमोशनल मैनिपुलेशन की जाए। और अगर आप इस मोमेंट पर फिर से वीडियो को एक सेकंड पॉज करके अगर आप देखते हैं कैम्ब्रिज एनालिटिका इन इंडिया, तो उसकी कैम्ब्रिज एनालिटिका इन इंडिया का सबसे बड़ा क्लाइंट अगर कोई था तो ये वही पॉलिटिकल पार्टी थी। कैम्ब्रिज एनालिटिका ने भारत के अंदर एक स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन लेबोरेटरी बनाई थी। स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन लेबोरेटरी जो है ये 2010-11 से 2018 तक चलती रही। स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन लेबोरेटरी ने कैम्ब्रिज एनालिटिका के बिहाफ पर बिहार में, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश 4 राज्यों में रिसर्च की थी। रिसर्च क्या की थी कि लोगों के फेसबुक प्रोफाइल्स को उनके बिना ऑथराइजेशन के डेटा को वहाँ से उठाकर उस डेटा की माइनिंग की थी कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे और उनके इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पे। और ये सारा का सारा डेटा एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी को बेचा था और उस पॉलिटिकल पार्टी ने उसके बेसिस पर इलेक्शन कैंपेन में कुछ फ़ायदे उठाए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये पूरे के पूरे डेटा को
कास्ट, रिलीजन और इकोनॉमिक स्टेटस के बिहाफ पर बांट कर 2019 तक ये गेम खेला गया, और जब वो 2019 के बाद वो गेम नहीं चला क्योंकि 2020 में कोविड काल आया, 2020 से लेकर 2022 तक कोरोना काल चलता रहा, तो 2022 के बाद जैसे ही कोविड काल ख़त्म हुआ, यही कैम्ब्रिज एनालिटिका की वो स्टडी जो कि इंस्पायर हुई थी पॉलिटिकल थ्योरी प्रोजेक्ट से, जो कि चल रहा है ब्राउन यूनिवर्सिटी के कार्नी इंस्टीट्यूट फॉर ब्रेन साइंस में, उसी का एक्सटेंशन भारत में जाति जनगणना कास्ट सेंसस के नाम पर 2022-23 से ये नैरेटिव वापस से चालू हुआ। ब्यूटी देखिए कि भारत एक ऐसा धार्मिक देश है जहाँ के अगर आप टेक्स्ट्स को पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये बात स्पष्ट लिखी गई है, पहली बात, कि जो वर्ना और जाति थे हमेशा से फ्लूइडिक थे। ब्रिटिश ने जानबूझकर, क्योंकि ना उनको वर्ना का कॉन्सेप्ट समझ आया ना जाति का, तो सबसे पहले उन्होंने उसको बेसिकली बर्थ बेस्ड एस्क्राइब कर दिया कि ये तो आदमी बर्थ के बेसिस पर ही पाता है, जबकि ऐसा था ही नहीं इतिहास में। इसी ऐतिहासिक की मैनिपुलेशन को लेकर कि किस प्रकार से वर्ना जाति जो फ्लूइडिक थी उसको जब इन्होंने फ्यूज़ करके इम्पोज किया, तो इनका उद्देश्य बना कि हम भारत के अंदर क्रिटिकल रेस थ्योरी को अपनाएं। और भारत में ये जो क्रिटिकल रेस थ्योरी कैम्ब्रिज एनालिटिका पॉलिटिकल थ्योरी प्रोजेक्ट के तहत चल रही है, इस क्रिटिकल रेस थ्योरी में आपको एक चीज़ ये समझनी है कि ये चलती है मार्क्सिस्ट और क्रिश्चियन थियोलॉजी के फ्रेमवर्क पे। क्रिश्चियनिटी और मार्क्सिज्म का फ्यूजन है। अगर मार्क्सिज्म कहता है क्लास, तो क्रिटिकल रेस थ्योरी कहती है कि क्लास को बदलो रेस से। ये करते हैं डेमोक्रेट्स अमेरिका में कि वो हर चीज़ को क्लास को बदल के रेस के थ्रू देखते हैं, और उसी एक्सटेंशन में क्रिटिकल रेस थ्योरी का रेस को यहाँ पर देखा जाता है कास्ट के नाम से। तो शुरुआत हुई थी क्लास कॉन्फ्लिक्ट, मार्क्सिज्म, वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट बन गया कास्ट कॉन्फ्लिक्ट। और आज की डेट में ब्यूटी ये है कि इन लोगों ने इस प्रकार का नैरेटिव बना रखा है। आपको ये बात पता होगी कि कोई अगर आज के डेट में भारत के अंदर हिंदू धर्म के बारे में चर्चा करे, या अगर आज की डेट में संस्कृत भाषा के बारे में चर्चा करे, किसी धार्मिक चीज़ के ऊपर चर्चा करे, तो उसको ब्राह्मणवादी, मनुवादी और उसको राइट विंग बोल दिया जाता है। लेकिन कोई अगर आज की डेट में इस चीज़ की चर्चा करे कि कास्ट को हम ये करेंगे वो करेंगे, वो आज की डेट में लिबरल और प्रोग्रेसिव माना जाता है, क्योंकि आज ये क्रिटिकल रेस थ्योरी में कास्ट को बेचा जा रहा है सोशल जस्टिस के नाम पर। और ये सारा का सारा प्रोजेक्ट स्टार्ट यहीं से हो रहा है, ब्राउन यूनिवर्सिटी से, क्योंकि ब्राउन यूनिवर्सिटी से जो ये इमोशनल मैनिपुलेशन का गेम है आप यहाँ पर देखते हैं। और सबसे बड़ी ब्यूटी देखिए कि इमोशनल मैनिपुलेशन तो चलिए एक जगह जो आपके सामने है, कैम्ब्रिज एनालिटिका के इस मसले पर 2021 में सीबीआई ने इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू भी कर दी, और आज तक इन्वेस्टिगेशन अभी चल भी रही है एक अग्रेसिव तरीके से ये देखने में कि इसमें कौन से प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन जब तक ये होता है, इसी चीज़ की एक्सटेंशन आप भारत में रोज़ देखते हैं। और ये ब्यूटी यहाँ ख़त्म नहीं होती। यहाँ पर इन्होंने जाकर बाहर एक बात ये भी बोली कि भारत का इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। भारत के इलेक्शन कमीशन में कॉम्प्रोमाइज़ होने के कारण जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर रहे। जब आज ये डिबेट खुलाई है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भारत का कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो कुछ इनके टाइम के भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स के बारे में कुछ फैक्ट्स आपके सामने ज़रूर होने चाहिए। आज ये फैक्ट्स अगर आप देखें तो यहाँ पर ये नाम ऑब्जर्व कीजिए, के सुंदरम एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर था 1958 से लेकर 1967 के पीरियड में। इस व्यक्ति को रिटायरमेंट के बाद लॉ कमीशन का चेयरपर्सन बनाया गया, और चेयरपर्सन के बाद इसको पद्म विभूषण दिया गया। कॉम्प्रोमाइज्ड कौन था, के सुंदरम या मोदी के बने हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स? अगला नाम देखिए, नागेंद्र सिंह, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1972-1973, रिवॉर्ड मिला रिटायरमेंट के बाद पद्म विभूषण। के त्रिवेदी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1982 से 1985, रिवॉर्ड मिला पद्म भूषण और पोस्ट गवर्नर की। इसके बाद VS रामदेवी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1990, पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट गवर्नर। इसके बाद TN शेषन, आपने नाम ज़रूर सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध आदमी जिसने पूरा तख्ता पलट दिया था भारत के अंदर इलेक्शन कमीशन का। जी हाँ, 1990 से 1996 इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर TN शेषन 1996 में कांग्रेस पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़ा था। जाके ये फैक्ट्स वेरीफाई कर लीजिए, एक एक तख्ता आज की डेट में आपको गूगल पे मिल जाएगा। MS गिल सरदार जी, ये जुड़े थे इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर 1996 से 2001। इसके बाद ब्यूटी देखिए 2004 से 2016 तक राज्यसभा के मेंबर।
इसके साथ साथ 2009 से 2011 मिनिस्टर फॉर यूथ एंड स्पोर्ट्स अफेयर्स, और सबसे बड़ी बात 2011 में मिनिस्टर ऑफ यूथ स्पोर्ट्स अफेयर्स की मिनिस्ट्री छोड़कर मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसके बाद अगला नाम देखिए JM लिंगडो, 2001 से 2004 चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इनको पोस्ट मिली कि इवेंचुअली इन्होंने रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस ज्वाइन कर ली। आप जब बाहर जाके ये बात कहते हैं ना सर कि भारत में इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये भी एक बार ज़रा सुना दिया करिए। ये फैक्ट्स आपको मिल जाएंगे आराम से। इसके बेसिस पे भी एक बार बता दिया करिए कि मोदी किस प्रकार से इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, ये ज़रूर बताया करिए। ये चीज़ अधूरी मत छोड़िए, क्योंकि ये जो आप गेम खेल रहे हैं ना क्रिटिकल रेस थ्योरी का, कि भारत में क्लास रेस की जगह पर कास्ट को इम्पोज करना सोशल जस्टिस के नाम पर, और जो पूरे जनता का आपने इमोशनल मैनिपुलेशन किया है, जो न्यूरो साइंटिफिक स्टडीज़ ऑन पॉलिटिकल पोलराइजेशन का प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसकी गहराइयों को समझने आप ब्राउन यूनिवर्सिटी में जाकर ये स्पीचें दे रहे हैं सर, थोड़ा सा ये भी ज़रा एक बार चर्चा कर लीजिएगा। आपने यूट्यूब पे एक चीज़ और देखी होगी ना कि यूट्यूब पे एक पप्पू मीडिया वर्ग भी है यहाँ पर जो इस प्रकार की भक्ति करता है। आप देखेंगे कि वो इस समय एकदम ऐसे बावला हुआ है कि देखिए हमारे नेता जो हैं वो गए हैं बाहर जाते हैं, उनको बुलाते हैं। इस पे चर्चा कर लीजिएगा। अगर आप में हिम्मत है ना, ये फैक्ट्स को एक बार देश के सामने बता दीजिएगा। आपके सामने सारे फैक्ट्स हैं। कितना इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज़्ड है या नहीं, आप डिसाइड करिए, कमेंट में बताइए मुझे। और ये बताइए कि कुछ लोगों की क्योंकि राजनीति चल नहीं पा रही, क्योंकि कुछ एजेंडा ही नहीं है, कुछ आइडिया ही नहीं है, तो आज की डेट में ये सब करो। चॉइस आपका है। आपको फैक्ट्स के बाद गेम आपके सामने है। धन्यवाद।